सेकेंड एक्सपेरिमेंट चल रहा था फैराडे का। देखो हाइड्रेसिस कर्व जो है, हाइड्रेसिस कर्व है, उसमें एरो के सिंबल में फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड में देखो हाइड्रेसिस कर्व में एरो का जो सिंबल है उसमें थर्ड पॉइंट है, नाउ द वैल्यू ऑफ एच इंक्रीजेज इन नेगेटिव डायरेक्शन देन एट पॉइंट सी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज जीरो एंड कैपिटल एच इज जीरो एंड आई रिमेन कांस्टेंट। थर्ड में नाउ द वैल्यू ऑफ कैपिटल एच इंक्रीजेज इन नेगेटिव डायरेक्शन, इसमें आई रिमेन कांस्टेंट, एच इज जीरो एंड आई रिमेन कांस्टेंट, ये करना है आपको। It is clear that change in magnetic flux it is necessary for changes in magnetic flux it is necessary that कि K is on and off, ठीक है। हाँ, अब इसमें लिखो थर्ड एक्सपेरिमेंट, फैराडे का थर्ड एक्सपेरिमेंट कौन सा है? ठीक है, हेडिंग लगाओ तीसरी, थर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे। हाँ, थर्ड एक्सपेरिमेंट। अब क्या करेंगे? सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया था? सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपने जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर एक की और बैटरी यूज की थी और सेकेंडरी कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर यूज किया था। ये तो क्या था। अब प्राइमरी कॉइल जो है उसमें की के साथ रियोस्टेट यूज कर लेंगे, रियोस्टेट यूज कर लेंगे, ठीक है, उसको छेड़ेंगे। रियोस्टेट को छेड़ेंगे तो करंट कम ज्यादा होगा, करंट कम ज्यादा होगा तो फ्लक्स कम ज्यादा होगा। बस इतना ही काम करना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें लिखो, हाँ इसमें लिखो इन दिस एक्सपेरिमेंट, इन दिस एक्सपेरिमेंट, फैराडेज थर्ड एक्सपेरिमेंट में लिखो इन दिस एक्सपेरिमेंट in this experiment a rheostat is connected with, in this experiment a rheostat is connected with, in this experiment a rheostat is connected with battery and key, connected with battery and key between the ends of primary coil, between the ends of primary coil, between the ends of primary coil and an galvanometer, and an galvanometer is connected between the ends of, and an galvanometer is connected between the ends of secondary coil, between the ends of secondary coil, secondary coil, ठीक है। डायग्राम बनाओ इसका, इसमें हेडिंग लगा लो एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन, हेडिंग लगा के डायग्राम बनाओ।
अभी तो आपने जैसे डायग्राम बना लिया वैसे डायग्राम बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब ज़्यादा डायग्राम को छेड़ना मत नोट्स के अंदर, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें अगर 3 साइकिल हैं तो इसमें भी 3 ही होने चाहिए। नंबर ऑफ साइकिल है उसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ साइकिल है इसके ऊपर फ्लक्स डिपेंड करता है। आई बात समझ में? कम या ज़्यादा हो सकता है फ्लक्स से, तो ये कोशिश की ये किया करो कि हाँ लगभग सेम हो, हाँ दोनों में बराबर होना चाहिए, या इसमें 4 तो इसमें 3 लगभग सेम हो, ठीक है ना, ज़्यादा वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। चलो इसमें लिखो, फर्स्ट लिखो इसमें, पहले क्या करेंगे, की के को ऑन करेंगे। की के को ऑन करते ही इसमें इंस्टेंट करंट फ्लो होगा जिसके थ्रू सेकेंडरी कॉइल से रिलेटेड फ्लक्स चेंज होगा। फिर की को ऑन रख देंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। फिर रियोस्टेट आरएच को आगे पीछे मतलब खिसकाएंगे, मूविंग कराएंगे, रियोस्टेट आरएच को मूविंग कराएंगे तो इसमें करंट की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज होगी, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जब आप इसके दोनों एंड्स के बिटवीन कोई बैटरी कनेक्ट करोगे, कनेक्ट करते ही इसका एक एंड बन जाएगा एस, दूसरा क्या बन जाएगा एन, एक एन दूसरा एस बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट लिखो, इसमें थ्योरी में फर्स्ट पॉइंट लिखो, when key k is in on state, when key k is in on state, then instant current flowing in primary coil, then instant current flowing in primary coil and flux related to secondary coil changes instantly, and flux related to secondary coil changes instantly, so deflection in galvanometer, is observed, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, नाउ की के इज ऑन कंटिन्यूसली, now key k is on continuously, then flux related to secondary coil, then flux related to secondary coil, then flux related to secondary coil is 0, इज 0। फ्लक्स 0 हो गया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी नहीं होगा और करंट भी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। ये बात लिखने की जरूरी नहीं है कोई, छोड़ो।
थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, थर्ड पॉइंट लिखो, नाउ चेंजेज इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग रियोस्टेट, नाउ चेंजेज इलेक्ट्रिक करंट बाय यूजिंग रियोस्टेट इन प्राइमरी कोयल, now changes electric current by using rheostat in primary coil, then flux related to secondary coil decreases or increases. Now then flux related to secondary coil decreases or increases, and deflection is observed in galvanometer, and deflection is observed in galvanometer. ठीक है, ये है इसका थर्ड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ध्यान रखना, जैसे आपके पास ये कोई सर्कुलर कॉइल है, इसके नियर इसका एन पोल लेके आ रहे हैं, इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान रखना, एन के थ्रू, और एन को दूर लेके जाएंगे तो क्लॉकवाइज, एन को दूर लेके जाएंगे तो एस की तरह क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं लिखना है ड्यू टू एस है, ऐसा लिखना है क्लॉकवाइज है, ठीक है ना, डायरेक्शन लिखनी है आपको। अब बताओ, एन को भी इसके नियर लेके आ रहा हूं, एस को भी इसके नियर लेके आ रहा हूं, तो करंट इस साइड से एन को लेके जा रहा हूं, इस सर्कुलर कॉइल के नियर पहले मैं एन पोल को लेके जा रहा हूं और अब एस पोल को लेके आ रहा हूं, तो इसमें करंट जीरो कैसे, इसके थ्रू तो एंटी क्लॉकवाइज और इसके थ्रू क्लॉकवाइज, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, जीरो हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, अब लगाओ हेडिंग, जो एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं वो अभी स्टार्ट होंगे। ये तो एक इतना सा आ सकता है एग्जाम में, वैसे इसमें ज्यादा और कुछ नहीं आ सकता। या फिर डिफ्लेक्शन पूछ लेंगे कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। हेडिंग लगाओ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे या माइकल फेराडे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो, इसने दो लॉ दिए थे। फर्स्ट तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, वही इसका फर्स्ट लॉ है। और सेकंड लॉ है इसमें, इसने ये बताया कि फ्लक्स में चेंज होगा तो एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा, बस सेकंड लॉ ये। फर्स्ट क्या है, जब फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड EMF जनरेट होगा, और यदि लूप क्लोज है तो उसमें करंट भी जनरेट होगा, जिसका नाम होता है इंड्यूस्ड करंट, और EMF होता है वो होता है इंड्यूस्ड EMF। और सेकेंड इंड्यूस्ड EMF है वो फ्लक्स में टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजमेंट हुआ उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो आप इसमें हेडिंग लगाओ, इसमें लिखो देयर इज टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ EMI, देयर इज टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ EMI, ठीक है। हाँ, इसमें फर्स्ट हेडिंग लगाओ, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ EMI, या फर्स्ट लॉ ऑफ EMI लिखो सीधा डायरेक्टली। फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ EMI।
ठीक हो, लिखो इसमें, लिखो व्हेन फ्लक्स रिलेटेड टू एनी कॉइल when flux related to any coil changes with time, then an induced EMF is produced, then an induced EMF is produced in coil or loop, then an induced EMF is produced in coil or loop, ठीक है। and if loop is closed, if loop is closed loop, then induced current also flows in it, then induced current is also flows in it, this is called Faraday's first law of EMI, this is called Faraday's first law of EMI। ठीक है, ये इसका फर्स्ट लो है। अब लगाओ हेडिंग सेकंड, 2 नंबर हेडिंग लगाओ, फैराडेज सेकंड लो, फैराडेज सेकंड लो। ठीक है, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the rate of change in flux, the rate of change in magnetic flux, the rate of change in magnetic flux, the rate of change in magnetic flux, the rate of change in मैग्नेटिक फ्लक्स, ब्रैकेट में लिखो d∅ अपॉन dt, द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ब्रैकेट में लिखो d∅ अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to induced EMF, is directly proportional to induced EMF of the loop, ब्रैकेट में लिखो स्मॉल e, induced EMF of the loop, ब्रैकेट में लिखो स्मॉल e। ठीक है, induced EMF को स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्मॉल e की जगह आप इंड्यूस्ड EMF को एप्सिलॉन लिख सकते हो या कैपिटल E भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन स्मॉल e है, इससे मैं डिनोट करूंगा, आप इनसे कर सकते हो। ठीक है, इनसे करो तो फिर पूरे चैप्टर में या पूरे टॉपिक में इनसे ही करना, ऐसा नहीं है कि कभी ये कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी ये कर दिया। ठीक है ना, सिंबल बार बार चेंज नहीं हो सकता, एक ही सिंबल काम में लेना है। नीचे लिखो देन स्मॉल e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅ अपॉन dt is equal to k d∅ अपॉन dt। फिर k क्या हो गया,
कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज 1 इन ऑल यूनिट सिस्टम। सभी यूनिट सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है। सो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d∅/dt। इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे लिखो, अबोव इक्वेशन इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। अबोव इक्वेशन इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ। ठीक है। हाँ, अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो। इफ फ्लक्स d∅ इज चेंजेज देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, del∅/del t। del∅ का मतलब φ2 - φ1 और del t का मतलब t2 - t1। ठीक है। अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो। इफ नंबर ऑफ टर्न इन कॉइल इज कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न है, ठीक है ना, इज कैपिटल N, देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N d∅/dt या N del∅/del t। अगर आपकी कोयल में एक फेरा है या एक टर्न है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। स्प्रिंग नहीं होती क्या, स्प्रिंग को आप कोयल मान सकते हो, ठीक है ना, या कोई लूप मान लो, कोयल बोल दो या लूप बोल दो। अगर सिंगल लूप है जैसे ये है तो इसके अंदर n = 1, अगर ये 2 हो तो 3, 4, 5 है, ठीक है। हाँ, चलो इसके नीचे एरो का सिंबल लगाए लिखो। फैराडेज सेकंड लॉ इज ऑल्सो रिटन एज Faraday's second law is also written as Faraday's second law is also written as, जैसे लिख लो स्मॉल e इज इक्वल टू माइनस d∅/dt या माइनस n d∅/dt। माइनस d∅/dt, ठीक है। अब इसके नीचे लिखो नेगेटिव साइन डिनोटेड दैट, नेगेटिव साइन
denoted that induced EMF small e always opposes या always oppose induced EMF small e always oppose change in flux so direction of induced EMF is opposite to change in flux कहने का मतलब है कि फ्लक्स है वो अपने आप चेंज नहीं होता, आपको जबरदस्ती फ्लक्स में चेंज करवाना पड़ेगा। 3 एक्सपेरिमेंट किए थे फैराडे के, उसमें से जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, आपने जबरदस्ती चेंज करवाया है, ठीक है ना। मैग्नेट को और लूप के पास लेके गए, उसको दूर लेके आए, तो फ्लक्स में चेंज जो होता है वो हमेशा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसके अपोजिट होता है। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जनरेट कब होगा, जब आप फ्लक्स में चेंज जबरदस्ती करोगे, तो नेगेटिव साइन जबरदस्ती का है, ठीक है ना, ये जबरदस्ती का साइन है, ठीक है। बात आई समझ में। मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन कभी भी फ्लक्स चेंज के मतलब डायरेक्शन में नहीं होती, ठीक है ना। ये हमेशा फ्लक्स चेंज का विरोध करता है, फ्लक्स है उसमें चेंज होने नहीं देता इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। हाँ, अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो, नेगेटिव साइन denotes that above equation is called, या डिनोटेड लिख लो, नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट, क्या लिखा है मैंने, नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट अबव इक्वेशन इज कॉल्ड लेंज लो, लेंज LENZ, लेंज साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, लेंज लो, ठीक है। अच्छा, लेंज का लो क्या हो गया, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा चेंज इन फ्लक्स का विरोध करता है, बात है समझ में। चेंज इन फ्लक्स जो है वो हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ के अपोजिट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमेशा चेंज इन फ्लक्स है उसको क्या करता है, अपोज करता है, उसको फ्लक्स में चेंज होने नहीं देता इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये लेंज का लो है, माइनस का साइन लगते ही ये फैराडे प्लस लेंज दोनों का मिक्स लो बन गया। लेंज एक साइंटिस्ट था, ठीक है, हेनरी भी एक साइंटिस्ट था, ठीक है, हेनरी है ना, हेनरी वो भी एक साइंटिस्ट था, ठीक है। फैराडे और हेनरी दोनों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, चुंबक वाला कोयल वाला जो भी एक्सपेरिमेंट है ये फैराडे और हेनरी दोनों ने मिलकर किया था, इसलिए मैंने ऊपर हेडिंग डलवाई थी, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है ना। हाँ, यहां तक कोई दिक्कत? अब लगाओ हेडिंग, लेंज लॉ या लेंज लो। ये 2021 अब कई बैठे हैं, कई क्या बोलेंगे कि 2021 में जो लगवाया था ना उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है बोर्ड में, क्योंकि बेचारे पढ़ेंगे यही है। इंपॉर्टेंट का मतलब सिर्फ एक अंदाजा, यहां ये आ सकता है, जरूरी नहीं है कि 100% आएगा, ठीक है ना। हाँ, लिखो इसमें लेंज लॉ में लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ according to this law, in each case of electromagnetic induction, in each case of electromagnetic induction,
केज, CASE केज लिख लो, केज लिख, कोई दिक्कत नहीं है। इन ईच केज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द डायरेक्शन ऑफ induced EMF and induced current is such that the direction of induced EMF and induced current, the direction of induced EMF and induced current in each या every case of electromagnetic induction, the direction of induced EMF and induced current is such that they always oppose the region behind, they always oppose the region behind their origin, always oppose the region behind their origin, ORIGIN। ठीक है, इस बात का मतलब होता है कि ये हमेशा, ठीक है ना, ये हमेशा उन रीजन का विरोध करते हैं, उन रीजन को अपोज करते हैं जिनके कारण इनका प्रूफ होता है। प्रूफ मतलब जिनके कारण ये जनरेट होते हैं। कौन? इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, हमेशा जिनके कारण ये जनरेट हुए उसको अपोज करते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जनरेट किसके कारण हुए? फ्लक्स में चेंज होने के कारण। तो हमेशा और हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स में चेंज का विरोध करता है, उसकी डायरेक्शन को हमेशा अपोज करेगा, दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडीशन की एवरी केस के अंदर या ईच केस के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमेशा इस प्रकार होती है कि वे अपने पैदा होने के कारणों का विरोध करते हैं कि हम किसके कारण पैदा हुए हैं, पैदा किसके कारण हुए? फ्लक्स में चेंज होने के कारण। तो चेंज होने का वो क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे लिख लो देन E इक्वल टू माइनस d5/dt, इक्वल टू माइनस d5/dt। ये लेंज का लो है। ठीक है, साथ में इसके फैराडे भी है। अगर आपको पूछ ले राइट फैराडे लेंज लो, तब तो लिखना है आपको लेंज का लो। अगर आपको पूछ ले राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों लिखना है। राइट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट और सेकंड दोनों लिखना है। राइट फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तब लिखना है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इक्वेशन आ गई समझ में? ये बार बार काम आएगी, इक्वल टू माइनस d5/dt, माइनस d5/dt, माइनस d5/dt। ठीक है, ई क्या है? ईएमएफ, ईएमएफ की यूनिट क्या होती है ईएमएफ की? वोल्ट। ठीक है, हाँ, अब लगाओ हेडिंग इंड्यूस्ड करंट एंड, नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग लगाओ इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, लिखो इसमें अकॉर्डिंग टू फैराडे लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडे लेंज लॉ, द इंड्यूस्ड ईएमएफ of the loop, the induced EMF of the loop according to Faraday Lenz law, the induced EMF of the loop is given by the following expression,
a following equation, a following formula is given by the following expression. क्या लिखोगे नीचे? E इक्वल टू माइनस डी फाइव अपॉन डी टी। ये तो होगा या नहीं होगा? ठीक है। इफ नंबर ऑफ टर्न इन लूप इज कैपिटल एन, देन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अपने को निकालना क्या है? इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड चार्ज। करंट निकालना है, ठीक है। चलो इसके नीचे एरो का सिंबल लगा के लिखो। इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल और लूप इज कैपिटल आर, if resistance of coil or loop is capital R, then from Ohm's law, क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर। क्यों? V इक्वल टू आई आर। अच्छा यहां पे क्या है? V इक्वल टू ई, वोल्टेज की जगह क्या है यहां पे? इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। देन क्या हो जाएगा? E इक्वल टू आई आर और I इक्वल टू ई अपॉन आर। ठीक है, E की वैल्यू ये रही अपने पास, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, तो I इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी फाइव अपॉन डी टी, माइनस एन अपॉन आर डी फाइव अपॉन डी टी। माइनस एन अपॉन आर डी फाइव अपॉन डी टी। ये है इंड्यूस्ड करंट। इसके नीचे लिख लो अबव इक्वेशन इज इंड्यूस्ड करंट। above equation is induced current। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। अब इसके नीचे एरो का सिंबल लगाए लिखो। एरो का सिंबल लगाए लिखो। वी नो दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्यों? we know that rate of flow of charge is called current। we know that rate of flow of charge is called current। rate of flow of charge is called current। नीचे लिखो then I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी और डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। आई की इक्वेशन जो है उससे आई की वैल्यू पुट करो, ठीक है। कैपिटल आई पुट करेंगे तो क्या होगा? माइनस एन अपॉन आर
डी फाई अपॉन डी टी इंटू डी टी, क्यों डी टी कैंसिल, डी क्यू इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर डी फाई। इक्वेशन नंबर कितनी, 2 या 3? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हाँ, if flux changes from phi1 to phi2, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फ्लक्स चेंज हो रहा है phi1 से phi2 तक, तो बोथ साइड में इंटीग्रेशन करेंगे n अपॉन आर डी फाई। कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, phi1 से phi2 तक। डी क्यू की वैल्यू, मतलब डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू इक्वल टू, इसमें बाहर क्या आएगा, n अपॉन आर phi1 से phi2 डी फाई क्यू इक्वल टू माइनस एन अपॉन आर। बताओ भाई, डी फाई का इंटीग्रेशन फाई होता है। क्यों, phi2 माइनस phi1, या क्यू इज इक्वल टू एन अपॉन आर phi1 माइनस phi2। अब ये तो पता ही है, माइनस अंदर जाएगा तो ये phi1 माइनस phi2 हो जाएगा। डी फाई का इंटीग्रेशन फाई है, मैक्सिमम लिमिट माइनस है लोअर लिमिट। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्यों है, क्यों स्मॉल क्यों, ये है इंड्यूस्ड चार्ज, इसमें dt नहीं है, नीचे dt इसमें नहीं है। इसका मतलब फ्लक्स में, फ्लक्स की जो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स है, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स वो नहीं है यहाँ पे खाली चेंज इन फ्लक्स है। क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स होता तो यहाँ नीचे क्या था, dt, ठीक है। इसका मतलब आपका जो क्यों है या इंड्यूस्ड चार्ज है वो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है, चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है। तो इसके नीचे ये बात लिखो, पहले इसकी वो लाइन लिखो, इसके नीचे लिखो अबोव इक्वेशन इज इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, अबोव इक्वेशन इज इंड्यूस्ड चार्ज, अबोव इक्वेशन इज इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक है। इसके नीचे एरो का सिंबल लगा लिखो फ्रॉम अबोव इक्वेशन, फ्रॉम अबोव इक्वेशन it is clear that, from above equation it is clear that induced EMF, induced charge of loop does not depends on rate of change in flux, does not
डिपेंड्स ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, but it depends on, only change in flux, depends on only change in flux। ठीक है, हाँ। अब आओ फटाफट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 9.1, एग्जाम्पल 9.1 देखो। 9.1 में 3 लाइन खाली छोड़नी है आपको। एक बार ही करवा रहा हूं मैं एग्जाम्पल, बाद में आपको ही करने पड़ेंगे क्योंकि आपकी आदत खराब हो चुकी है। और तो कितने दिनों की बात है, क्यों? अब तो 2 महीने और 7 दिन की और बात है खाली। 8 दिन तो एग्जाम है ही, 7 में से तो एग्जाम है ही। क्यों? देखो, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग इज, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग इज, दे रखा इसने 13 को है, तो आपके तो 7 तारीख से है। 13 को तो फिजिक्स की है, आपकी थोड़ी है, आपकी एग्जाम थोड़ी है। 13 को फिजिक्स की एग्जाम है, आपके तो 7 तारीख से ही है। हैं? 7 तारीख से? अरे बोल बोल, तन छूट है, बोल। अरे अभी बोल जा, माफ कर दियो, तन कर दियो माफ, बोल। अरे बोल बोले, अरे कुछ कौन को बोल। 7 तारीख ने, 7 तारीख ने पेपर देना है। हाँ ये जाएगा, मैं तो तेरा नहीं गुन जाऊं, मैं क्यों जाऊं बता, मैं क्यों टेंशन पढ़ूं? मेरे को एक बता चाहिए, वैसे तो टॉपर है। गलत थोड़ी बात बताओ भाई, स्कूल को कौन चाहिए टॉपर? या थोड़ी कितने बच्चे फेल हो गए, रिजल्ट शानदार, मतलब ही नहीं है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, ये क्लियर है। चलो ठीक है, देखो 1 मिनट, चलो। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग इज, ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 3i के, लिखो फटाफट इसको, +2 j के, सॉरी k के, j के +2 k के, 3 लाइन खाली छोड़नी है। -2 मीटर स्क्वायर, इफ द रिंग इज केप्ट इन 2i - 2k into 10⁻⁻4 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, b वेक्टर इज इक्वल टू 2i के -2k के इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, 2i के -0 j के -2 k के, इसको 0 j के मान लो बीच में, इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग। फाई निकालना है आपको, फाई की वैल्यू निकालनी है। क्या होता है फाई? बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, 3i के प्लस j के +2 k के डॉट अब बताओ कैसे करें इसको? कौन सा प्रोडक्ट है, क्रॉस या मतलब क्रॉस या डॉट प्रोडक्ट? तो कैसे करेंगे इसको?
आप लोगों ने बिच्छू को पकड़ने का अभी तक मंत्र नहीं सीखा और सांप के बिल में डायरेक्ट हाथ डाल दिया है। मतलब साइंस की क्लास है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है हैं? उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस सीधी सी बात है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आई को आई से, जे को जैसे, के को कैसे, कंप्लीट। क्योंकि आई और के का, आई और जे का तो जीरो होता है, आई डॉट जे, आई डॉट के इक्वल टू जीरो। अब जीरो क्यों होता है वो बात आपको भी नहीं पता है, उसके लिए मैं पूरा सीधी सी बात है, मेरा जो लेक्चर वो खराब नहीं करना चाहता। जो है आपका मतलब था जो डोलन है विषय पढ़ लो थे। आई को आई से, जे को जैसे, के को कैसे, कौन है उसको बाहर निकाल दो। 5 इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 2, 10 टू पावर माइनस 4 कितना हो गया, -6। 3ik प्लस jk प्लस 2kk डॉट 2ik प्लस 0jk माइनस 2kk। ये 0jk मैंने लिख दिया, वरना आप और कंफ्यूज होते कि ये क्या हो गया। झाड़ हो रहा है मान, ये हमारी बेइज्जती करे। अब बेइज्जती मेरी हो रही है, थोड़ी हो रही है। 3 2 6, आई केप डॉट आई के प्लस 1 0 कितना हो गया 0, जे केप डॉट जे के प्लस 2 2 4 -4, के केप डॉट के केप इंटू 10 टू द पावर -6। 5 इक्वल टू 6 प्लस 0 -4 इंटू 10 टू द पावर -6। 5 इक्वल टू वेबर। कल करवाएंगे और